फिल्म की शुरुआत में हम एक ऐसे राजकुमार को देखते हैं जिसने अपने महल को बेहद खूबसूरत तरीके से सजा रखा था। वह अपने महल में आने वाली सुंदरी युवतियों को बड़े बड़े तोहफे दिया करता था। एक रात अचानक बहुत तेज तूफान आ जाता है। उस जोरदार तूफान से बचने के लिए एक गरीब बूढ़ी औरत राजकुमार के महल में शरण लेने आ जाती है। अब जाहिर सी बात है, वह औरत उम्र में काफी बड़ी थी, इसलिए उसकी शक्ल सूरत देखने में सुंदर नहीं लगती थी। वह बूढ़ी औरत राजकुमार के सम्मान में उसे एक गुलाब का फूल पेश करती है। राजकुमार यह सोचता है कि यह औरत गरीब भी है और ऊपर से उसकी शक्ल सूरत भी सुंदर नहीं है। इसी सोच के साथ वह उस बूढ़ी औरत का मजाक उड़ाने लगता है, जोर जोर से हंसता है और उसकी बेइज्जती करते हुए उसका दिया हुआ फूल जमीन पर फेंक देता है। वह बूढ़ी औरत राजकुमार को बहुत समझाने की कोशिश करती है कि खूबसूरती कभी इंसान के चेहरे में नहीं होती, बल्कि सच्ची सुंदरता इंसान के दिल में बसती है। लेकिन राजकुमार उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता और तभी देखते देखते वह बूढ़ी औरत एक बेहद खूबसूरत महिला में बदल जाती है। असल में वह बूढ़ी औरत कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक जादूगरनी थी जो राजकुमार की परीक्षा लेने के लिए एक गरीब बूढ़ी औरत का रूप धरकर वहां आई थी। जादूगरनी ये अच्छी तरह समझ जाती है कि उस राजकुमार के दिल में प्यार नाम की कोई भावना है ही नहीं। इसी वजह से वह अपने जादू से राजकुमार को एक भयानक जानवर यानी बीस्ट में बदल देती है। राजकुमार बहुत गिड़गिड़ाकर उस जादूगरनी से विनती करता है कि वह ऐसा न करे, लेकिन जादूगरनी उसकी एक भी बात नहीं सुनती। उस जादू के असर से धीरे धीरे सभी लोग राजकुमार को भूलने लगते हैं। यहाँ हमें यह पता चलता है कि जादूगरनी ने जो फूल राजकुमार को दिया था वह कोई साधारण फूल नहीं था, बल्कि वह एक जादुई गुलाब था। और उस फूल को ठुकराने की सजा के तौर पर जादूगरनी ने राजकुमार को यह श्राप दे दिया था। यह श्राप तभी खत्म होगा जब उस जादुई फूल की आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले राजकुमार किसी से सच्चा प्यार कर ले और सामने वाला इंसान भी राजकुमार से सच्चा प्यार करने लगे। लेकिन अगर आखिरी पंखुड़ी गिरने तक कोई राजकुमार से प्रेम नहीं कर पाया तो वह दोबारा कभी इंसान नहीं बन सकेगा, बल्कि हमेशा के लिए एक बीस्ट ही बना रहेगा। कई साल बीत जाते हैं, लेकिन उस महल में कोई भी आने की हिम्मत नहीं करता। फिर हमें उस महल के पास बसे एक छोटे से गांव में एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम होता है बेल। बेल को किताबें पढ़ने और कहानियों में खोए रहना बहुत पसंद था। बेल के पिता एक आविष्कारक हुआ करते हैं। उसी गाँव में एक और युवक भी रहता था जिसका नाम गैस्टन था। गैस्टन बेल से शादी करना चाहता था, लेकिन बेल उससे शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि गैस्टन स्वभाव से बेहद घमंडी इंसान था। गैस्टन बेल को पाने के लिए और उससे शादी करने के लिए काफी कोशिशें करता है, लेकिन हर बार उसे नाकामी ही मिलती है। एक दिन बेल के पिता को किसी काम से बाहर जाना पड़ता है। जिस रास्ते से उन्हें जाना होता है वहाँ वे देखते हैं कि जंगल में भीषण आग लगी हुई है, लेकिन उन्हें एक दूसरा रास्ता भी दिखाई देता है जिसकी ओर वह मुड़ जाते हैं। बेल के पिता अपने घोड़े पर सवार होते हैं, लेकिन तभी जंगल से भेड़ियों की डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं और कुछ ही पलों में वही भेड़िए उनका पीछा करने लगते हैं। अपनी जान बचाने के लिए बेल के पिता वहाँ से तेजी से भागते हैं और भागते भागते बीस्ट के महल तक पहुँच जाते हैं। जब बेल के पिता महल के अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ कोई भी नजर नहीं आता। हालांकि ऐसा लगता है जैसे उस महल में कोई रहता हो। मोमबत्तियाँ जल रही होती है और मेज पर गर्म खाना भी रखा होता है। इतना स्वादिष्ट खाना देखकर बेल के पिता खाना खाने लगते हैं, लेकिन तभी हम एक हैरान कर देने वाला मंजर देखते हैं। मेज पर रखा हुआ एक कप बेल के पिता से बात करने लगता है। बेल के पिता सोचते हैं कि यह सब उनकी आंखों का धोखा है या कोई उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वे उस कप से कहते हैं कि मैं तुमसे नहीं डरता। यह कहकर वे वहाँ से भागने लगते हैं। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि आखिर वह कप बोल कैसे रहा था। असल सच्चाई यह थी कि महल में मौजूद हर एक चीज पहले एक इंसान हुआ करती थी, लेकिन जादूगरनी के श्राप की वजह से वे सभी चीजों में बदल चुके थे। भागते भागते बेल के पिता महल के बगीचे में पहुँच जाते हैं। वहाँ वे देखते हैं कि बगीचे में बेहद सुंदर और खिले हुए फूल लगे हैं। बेल के पिता सोचते हैं कि उनकी बेटी बेल ने अपने लिए फूल मंगवाए थे, इसलिए वह वहाँ से एक फूल तोड़ लेते हैं और उसी पल वहाँ बीस्ट आ जाता है। फूल चुराने की सजा देने के लिए बीस्ट उन्हें बंदी बना लेता है, लेकिन बेल के पिता का घोड़ा वहाँ से भाग निकलता है और सीधे बेल के घर पहुँच जाता है। जब बेल देखती है कि घोड़ा अकेला लौटा है और उसके पिता साथ नहीं है, तो वह तुरंत समझ जाती है कि उसके पिता किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। जब बेल वहाँ पहुँचती है तो उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। वह अपने पिता को जोर जोर से पुकारती है, लेकिन सामने से कोई उत्तर नहीं मिलता। बेल आवाजें तो सुन रही थी, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। आखिरकार बेल उस जगह पहुँच जाती है जहाँ उसके पिता को कैद करके रखा गया था। बेल के पिता उसे बताते हैं कि यह पूरा महल जीवित है और उसे समझाते हैं कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चली जाओ, कहीं ऐसा न हो कि वह तुम्हें
तुम्हें देख ले। वे बताते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक फूल तोड़ा था और उसी सज्जा के तौर पर उसने मुझे यहाँ कैद कर दिया है। लेकिन इससे पहले कि बेल वहाँ से निकल पाती, बीस्ट वहाँ आ पहुँचता है। बीस्ट को देखकर बेल बहुत डर जाती है, घबरा जाती है, क्योंकि साफ शब्दों में कहें तो वह बहुत डरावना और खतरनाक लग रहा था। हालांकि बेल उसे यह महसूस नहीं होने देती कि वह उससे डर रही है। बेल कहती है कि वह अपने पिता से मिलना चाहती है, लेकिन बीस्ट ये नहीं चाहता था कि वह अपने पिता से मिले। बेल गुस्से में बीस्ट से कहती है कि तुम कितने निर्दयी बेक इंसान हो, एक छोटी सी गलती के लिए तुम इतनी बड़ी सजा दे रहे हो। उन्होंने तो केवल एक फूल ही तोड़ा था। आखिरकार बीस्ट मान जाता है। बेल भीतर जाती है और अपने पिता से मिलती है, लेकिन फिर वह अपने पिता को बाहर की ओर धकेल देती है और दरवाजा बंद कर देती है। बीस्ट के नियमों के अनुसार वह दरवाजा फिर कभी नहीं खुल सकता था, इसलिए वह बेल के पिता को दोबारा अंदर नहीं ला सकता। अपने पिता की जगह अब स्वयं बेल वहाँ कैद हो जाती है। इसके बाद बीस्ट बेल के पिता को वहाँ से बाहर ले जाकर आजाद कर देता है। अब बेल उस महल में कैद रह जाती है। जब बीस्ट वहाँ मौजूद नहीं होता, तभी एक घड़ी और एक मोमबत्ती दान बेल के पास आते हैं। ये दोनों पहले इंसान हुआ करते थे, लेकिन श्राप के कारण घड़ी और मोमबत्ती दान में बदल गए थे। इसके बावजूद वे इंसानों की तरह सब कुछ कर सकते थे, सुन भी सकते थे, चल भी सकते थे और बोल भी सकते थे। वे दरवाजा खोलते हैं और बेल से कहते हैं कि हमारे साथ आओ। वे बेल को बताते हैं कि रहने के लिए उसे एक अलग कमरा दिया जाएगा, क्योंकि उन्हें यह एहसास हो चुका था कि शायद बेल ही वह लड़की है जो उन्हें इस श्राप से मुक्त करा सकती है। वे बेल को रहने के लिए एक कमरा दे देते हैं। जब बाद में बीस्ट को यह बात पता चलती है तो उसे बहुत क्रोध आता है। वह घड़ी और मोमबत्ती दान को डांटता है और उन पर गुस्सा करता है। इस पर वे दोनों कहते हैं कि शायद यही वह लड़की है जो हमें इस श्राप से मुक्त कर सकती है। वे बीस्ट को सलाह देते हैं कि उसे बेल के निकट जाना चाहिए, उसे प्रभावित करना चाहिए और उससे प्रेम करना चाहिए। वे बीस्ट से कहते हैं कि वह बेल के पास जाए और उसे अपने साथ भोजन के लिए आमंत्रित करे। यह सुनकर बीस्ट क्रोधित हो जाता है। वह कहता है कि क्या तुम सब पागल हो गए हो? क्या मैं एक चोर की बेटी को भोजन के लिए बुलाऊं और उसके साथ बैठकर खाऊं? यह असंभव है। लेकिन जब महल के सभी लोग बार बार उससे समझाते हैं तो अंततः वह मान जाता है, क्योंकि उन सभी के इस हाल का कारण कोई और नहीं बल्कि स्वयं बीस्ट था। बीस्ट बेल के पास जाता है। वह बेल से कहता है कि तुम मेरे साथ भोजन करोगी, लेकिन इसे अनुरोध मत समझना। बेल उत्तर देती है कि क्या तुम सच में पागल हो? पहले तुमने मेरे पिता को कैद किया, फिर मुझे यहाँ बंद कर दिया और अब मेरे साथ भोजन करना चाहते हो? बीस्ट जोर जोर से दरवाजा पीटता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें मेरे साथ भोजन करना होगा। इस पर बेल साफ शब्दों में कह देती है कि चाहे मैं भूखी मर जाऊं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ भोजन नहीं करूंगी। इस पर बीस्ट कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी कर देता हूँ। अब मैं तुम्हें भूख से ही मरने दूंगा। अब तुम्हें कोई भी भोजन नहीं मिलेगा और तुम भूखी ही मरोगी। इसके बावजूद बेल दरवाजा नहीं खोलती और बीस्ट वहाँ से चला जाता है। जिस साहस और दृढ़ता से बेल ने बीस्ट को उत्तर दिया था, उसे देखकर वहाँ मौजूद सारी श्रापित वस्तुएं जैसे मोमबत्ती दान, घड़ी और प्याला सब यह समझ जाती है कि बेल ही वह लड़की है जो उन्हें इस श्राप से मुक्ति दिला सकती है। इसके बाद हम बीस्ट को उसी दिन जादुई गुलाब के पास जाते हुए देखते हैं। बीस्ट देखता है कि उस फूल की कई पंखुड़ियां झड़कर गिर चुकी हैं। वह वही गुलाब था जिसकी आखिरी पंखुड़ी गिरने के बाद बीस्ट हमेशा के लिए जानवर ही बना रह जाएगा और महल की सारी श्रापित वस्तुएं भी हमेशा के लिए वैसी ही बनी रहेंगी। इंसान दोबारा कभी नहीं बन पाएंगी। अब उस फूल पर बहुत ही कम पंखुड़ियां बची थी और वे भी जल्द ही गिरने वाली थी। फिर हम बेल के पिता को देखते हैं जो वापस अपने गांव पहुंच चुके होते हैं। वे गांव के लोगों को बताते हैं कि उनकी बेटी की जान खतरे में है। वे कहते हैं कि जंगल के पास एक महल है जहां एक भयानक बीस्ट रहता है और वहीं उनकी बेटी फंस गई है। लेकिन कोई भी उनकी बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं होता। सब लोग इसे सिर्फ एक कहानी समझते हैं। उसी समय गैस्टन, जो बेल से विवाह करना चाहता था, बेल के पिता को प्रभावित करने के लिए कहता है कि वह उनकी बात पर विश्वास करता है। वह कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम्हारी बेटी को बचाकर लाऊंगा। इसके बाद गैस्टन और उसका एक साथी बेल के पिता के साथ जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन जिस रास्ते से बेल के पिता गए थे वह रास्ता उन्हें कहीं नहीं मिलता। इस बात पर गैस्टन को बहुत क्रोध आता है। वह बेल के पिता से कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कोई बीस्ट जैसी चीज नहीं होती। गैस्टन बेल के पिता से यह भी कह देता है कि वह बेल से प्रेम करता है और उसी से विवाह करेगा। इस पर बेल के पिता कह देते हैं कि तुम्हारी यह इच्छा कभी भी पूरी नहीं हो सकती। यह सुनकर गैस्टन और अधिक क्रोधित हो जाता है। वह बेल के पिता के हाथ पैर बांध देता है और उन्हें एक पेड़ के नीचे मरने के लिए छोड़ देता है, क्योंकि वह इलाका भेड़ियों का था और वहाँ भेड़िए उन्हें मार डालेंगे। इसके बाद हम एक महिला को देखते हैं जिसे गांव से निकाल दिया गया था। उसका नाम अगाथा था। अगाथा बेल के पिता की जान बचा लेती है और उन्हें मुक्त कर देती है। महल में हम फिर से बेल को देखते हैं जो उसी जादुई गुलाब के
पास पहुंच जाती है। बेल जैसे ही उस फूल को छूने वाली होती है, उसी समय वहाँ बीस्ट आ जाता है। बीस्ट उससे कहता है कि तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि तुम क्या करने वाली थी। अगर तुमने उसे छू लिया होता तो हम सब मारे जाते। क्रोध में आकर बीस्ट बेल से कहता है कि यहाँ से चली जाओ। बेल रोती हुई वहाँ से भाग जाती है। घोड़े पर सवार होकर जब बेल जंगल के रास्ते से जा रही होती है तो कई भेड़िए उसे चारों ओर से घेर लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि भेड़िए बेल को कोई नुकसान पहुँचाते, वहाँ बीस्ट आ जाता है। बीस्ट उन भेड़ियों से जोरदार लड़ाई करता है और उन्हें बुरी तरह मारता है। वह सभी भेड़ियों को वहाँ से भगा देता है, लेकिन इस लड़ाई के दौरान बीस्ट स्वयं भी गंभीर रूप से घायल हो जाता है। बेल घोड़े पर बैठकर वहाँ से जाने ही वाली होती है कि उसकी नजर बीस्ट पर पड़ती है, जो जमीन पर गिर चुका होता है। वह बहुत बुरी तरह घायल था और उसकी हालत बेहद खराब हो चुकी थी, क्योंकि बीस्ट ने बेल की जान बचाई थी और उसे नया जीवन दिया था। इसलिए बेल वहाँ से जाने की बजाय उसके पास लौट आती है। बेल बीस्ट से कहती है कि वह उसे उठा नहीं सकती, इसलिए उसे स्वयं हिम्मत करके उठना होगा। काफी प्रयास और हिम्मत के बाद बीस्ट खड़ा हो पाता है। बेल उसे अपने साथ घोड़े पर बैठाती है और वापस महल ले आती है। एक बार फिर बेल उसी महल में लौट आती है। महल की सारी श्रापित वस्तुएं बेल को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि वे चाहते थे कि बेल यही महल में रहे। उन्हें आशा थी कि बेल और बीस्ट के बीच प्रेम हो जाए, जिससे श्राप समाप्त हो जाए और सब कुछ सामान्य हो जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे सभी हमेशा ऐसे ही बने रहेंगे और बीस्ट भी जीवन भर बीस्ट ही बना रहेगा। बेल बीस्ट के जख्मों पर प्यार से पट्टी बांधती है। जब बेल बीस्ट के पास बैठी होती है तो वह एक शेर पढ़ने लगती है, क्योंकि बेल को किताबों की कहानियों और कविताओं में बेहद दिलचस्पी थी। लेकिन आश्चर्य तब होता है जब उसी शेर को बीस्ट पूरा कर देता है। यह बात बेल को काफी हैरान कर देती है। वह उससे पूछती है कि क्या तुम भी कविताएं पढ़ते रहते हो? बीस्ट मुस्कुराते हुए कहता है कि वह सिर्फ प्यार मोहब्बत की कविताएं नहीं पढ़ता, बल्कि उसने बहुत सारी किताबें पढ़ रखी हैं और वह कविताओं की गहराई को अच्छी तरह समझता है। इस पर बेल कहती है कि उसे प्यार और प्रेम की बातें और मोहब्बत से भरी कहानियाँ बहुत पसंद है। बीस्ट जवाब देता है कि तुम्हें देखकर ही लगता है कि तुम्हारा दिल प्यार और मोहब्बत में खूब रमने वाला है। अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो कुछ अच्छा और ज्ञान से भरा पढ़ो। यह कहकर बीस्ट बेल को अपने साथ अपनी लाइब्रेरी में ले जाता है। लाइब्रेरी बहुत विशाल और भव्य थी। वहाँ किताबों का एक बड़ा खजाना मौजूद था। इतनी सारी किताबें देखकर बेल दंग रह जाती है और साथ ही बेहद खुश भी हो जाती है, क्योंकि उसके गांव में पढ़ने के लिए उसे एक भी किताब नहीं मिलती थी और यहाँ उसे ढेरों किताबें नसीब हो गई थी। बीस्ट उससे कहता है कि अगर वह चाहे तो वह यहाँ उसके साथ रह सकती है। फिर दोनों मिलकर साथ में खाना खाते हैं। उसके बाद बीस्ट बेल के लिए एक गीत भी गाकर सुनाता है। फिर बीस्ट बेल को एक खास किताब दिखाता है। वह एक जादुई किताब थी। बीस्ट बताता है कि यह किताब उसे किसी जादूगरनी ने दी थी और इस किताब की मदद से वे जिंदगी के किसी भी समय में जा सकते हैं। वे चाहे तो अतीत में जा सकते हैं या भविष्य की झलक भी देख सकते हैं। बेल उस समय में जाना चाहती थी जब उसने आखिरी बार अपनी माँ से मुलाकात की थी। जब बेल उस समय में पहुँचती है तब उसे सच्चाई का पता चलता है कि उसकी माँ को एक खतरनाक संक्रमण हो गया था। इसी वजह से उसकी माँ ने बेल के पिता से कहा था कि वे बेल को लेकर हमेशा के लिए वहाँ से चले जाएं, ताकि यह संक्रमण उसकी बेटी तक न पहुँचे। यह सच जानकर बेल बेहद दुखी हो जाती है, क्योंकि वह इस बात से बिल्कुल अनजान थी। इसके बाद दोनों वर्तमान समय में लौट आते हैं। इसी बीच लुमियर और बीस्ट के बाकी साथी बीस्ट को मनाने की पूरी कोशिश करते हैं। वे सभी बीस्ट को इस बात के लिए तैयार कर लेते हैं। पहले वे बीस्ट को सजाते संवारते हैं और फिर बेल को भी खूबसूरती से तैयार कर देते हैं। बेल को नृत्य करना बेहद पसंद था, इसीलिए दोनों साथ में नृत्य करने लगते हैं। इधर हम देखते हैं कि बेल के पिता वापस अपने गांव लौट आते हैं। वह गांव वालों को बताते हैं कि गैस्टोन ने उन्हें जंगल में बांधकर छोड़ दिया था ताकि भेड़िए आकर उन्हें मार डाले। वहीं पर अगाथा भी उनके साथ गवाही देती है, लेकिन गैस्टोन इस बात को मानने से इनकार कर देता है। वह सब कुछ झूठ बताता है। वह कहता है कि यह आदमी झूठ बोल रहा है और इसके ऊपर किसी शैतानी साये का असर है, इसलिए इसका दिमाग खराब हो गया है। साथ ही वह यह भी कहता है कि अगाथा की गवाही की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि वह पहले ही गांव से निकाल दी गई है। यहाँ गैस्टोन का साथी भी झूठ में उसका साथ देता है। वह कहता है कि गैस्टोन जो भी कह रहा है वह पूरी तरह सच है। इसी वजह से गांव वाले गैस्टोन की बातों पर भरोसा कर लेते हैं। सब लोग मानने लगते हैं कि बेल के पिता मानसिक रूप से असंतुलित हो चुके हैं और उन पर किसी बुरी आत्मा का साया है। इसी कारण गांव वाले उन्हें पकड़ लेते हैं। उधर महल में हम देखते हैं कि बीस्ट एंड बेल साथ में नृत्य कर रहे होते हैं। वे इस पल को पूरे दिल से एंजॉय कर रहे होते हैं। दोनों को इस एहसास में सुकून और खुशी मिल रही होती है। बीस्ट बेल से कहता है कि उसे ये भावनाएं बहुत अच्छी लग रही हैं। वह कहता है कि वह तो इन एहसासों को जैसे भूल ही गया था। बेल बताती है कि
उसे नृत्य उसके पिता ने सिखाया था। बीस्ट उससे पूछता है कि क्या तुम अपने पिता को याद करती हो, जिस पर बेल जवाब देती है कि हाँ, वह अपने पिता को बहुत ज्यादा मिस करती है। बीस्ट के पास एक जादुई आईना होता है। इस आईने की मदद से वह किसी को भी देख सकता है जिसे वह देखना चाहता हो। वह उसी आईने में बेल को उसके पिता की तस्वीर दिखाता है। बेल देखती है कि गांव वालों ने उसके पिता को कैदी बना रखा है और उन्हें रस्सियों से बांध दिया गया है। यह देखकर बेल बेहद परेशान हो जाती है। इस पर बीस्ट कहता है कि तुम्हारे पिता को इस वक्त तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है, तुम्हें उनके पास जरूर जाना चाहिए। इसके साथ ही बीस्ट बेल को वह जादुई आईना भी सौंप देता है और कहता है कि जब भी तुम्हें मेरी याद आए तो इस आईने में मेरी यही बदसूरत सी शक्ल देख लिया करना। इसके बाद बेल अपने पिता को बचाने के लिए वहाँ से निकल पड़ती है और अब बीस्ट महल में बिल्कुल अकेला रह जाता है। बीस्ट बेल को याद करके खामोशी से मुस्कुराता रहता है क्योंकि उसे बेल से सच्चा प्यार हो गया था। लेकिन अब वह दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हो चुके थे। अब क्योंकि बेल जा चुकी थी तो बीस्ट पर लगा श्राप यूं ही बना रहेगा और वह हमेशा के लिए ऐसा ही रह जाएगा। इस सच्चाई को सोचकर बीस्ट और उसके सारे साथी बेहद दुखी हो जाते हैं। इधर बेल अपने गांव पहुंच जाती है और वह देखती है कि गांव वालों ने उसके पिता को कैदी बना लिया है। बेल सबको बताती है कि उसके पिता जो कह रहे थे वह पूरी तरह सच था। जंगल में एक महल है और वहाँ एक बीस्ट रहता है। वह एक जानवर जरूर है लेकिन दिल का बुरा नहीं। लेकिन गांव वाले बेल की बातों पर भी भरोसा नहीं करते। तब बेल उस जादुई आईने में सबको बीस्ट दिखाती है। आईने में बीस्ट को देखकर गांव वाले हैरान रह जाते हैं। बेल सबको समझाती है कि वह खतरनाक नहीं है, डरने जैसी कोई बात नहीं है, बल्कि उसका दिल बहुत साफ और अच्छा है। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता और न ही उसने कभी किसी का बुरा किया है। बेल की ये बातें सुनकर गैस्टन को एहसास हो जाता है कि बेल अब बीस्ट से प्यार करने लगी है। यही बात गैस्टन को जलन से भर देती है, इसलिए वह गांव वालों को भड़काने लगता है। वह कहता है कि बीस्ट ने बेल पर काला जादू कर दिया है, तभी तो वह ऐसी बातें कर रही है। वह यह भी कहता है कि बेल को उसके पिता के साथ ही कैदी बना दिया जाए। इसके बाद वह गांव वालों को और उकसाता है कि हम सबको मिलकर उस महल पर हमला करना चाहिए और उस बीस्ट को मार डालना चाहिए, वरना वह गांव पर हमला कर देगा और हम सबको जान से मार डालेगा। वह हमारे पूरे गांव को खत्म कर देगा। गांव वाले उसकी बातों में आ जाते हैं और पूरा गांव उस महल की ओर बढ़ने लगता है। जब गांव वाले बीस्ट को मारने के इरादे से महल में घुसते हैं, तब बीस्ट के सारे साथी यानी वे जिंदा हो चुकी चीजें उन पर हमला कर देती हैं। गांव वालों को कुछ समझ ही नहीं आता कि उनके साथ आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि सामने कोई इंसान नहीं था बल्कि बेजान चीजें उनकी दुश्मन बनी हुई थी। इसके बाद हम गैस्टन को देखते हैं जो किसी तरह बीस्ट तक पहुंच चुका होता है। लेकिन बीस्ट बेहद उदास था क्योंकि बेल के जाने के बाद उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह बेल को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। गैस्टन बीस्ट से कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि बेल तुमसे प्यार करती है? असली सच्चाई तो ये है कि उसने तुम्हें मरवाने के लिए हम पूरे गांव को यहाँ भेजा है। यह कहते ही गैस्टन बीस्ट पर गोली चला देता है और बीस्ट नीचे गिर जाता है। लेकिन जमीन पर गिरने से ठीक पहले बीस्ट छत के किनारे को पकड़ लेता है। इससे पहले कि गैस्टन दूसरी गोली चलाता तभी बेल वहाँ पहुँच जाती है। गैस्टन को रोकने के लिए बेल उसका हाथ पकड़ लेती है। इस झड़प में गैस्टन खुद भी नीचे गिर जाता है और उसके हाथ से उसकी बंदूक छूट जाती है। बीस्ट ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, तभी बेल उसे आवाज देती है। वह बीस्ट से कहती है कि उसने गांव वालों को रोकने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वे किसी की नहीं माने। बेल को सामने देखकर बीस्ट के अंदर एक नई हिम्मत जाग उठती है। अब वह गैस्टन का सामना करना चाहता था और वह आगे बढ़कर गैस्टन तक पहुंचता है। बीस्ट गैस्टन को उसकी गर्दन से पकड़ लेता है और उसे हवा में उठा लेता है। बीस्ट उसे महल की बहुत ऊंची दीवार से नीचे फेंकने ही वाला होता है। तभी गैस्टन गिड़गिड़ाने लगता है। वह कहता है, प्लीज मुझे मत फेंको, प्लीज बीस्ट मुझे छोड़ दो। बीस्ट उसे जवाब देता है कि मैं बीस्ट नहीं हूँ। यह कहते ही वह गैस्टन को छोड़ देता है और उसे वहाँ से जाने को कहता है। गैस्टन वहाँ से भाग जाता है और बीस्ट बेल के पास चला जाता है। मौका पाकर गैस्टन पीछे से बीस्ट पर फिर गोलियां चला देता है, जिससे बीस्ट नीचे गिर जाता है। लेकिन जिस जगह गैस्टन खड़ा होता है वह हिस्सा टूट जाता है और गैस्टन भी नीचे गिर जाता है। इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण गैस्टन की मौत हो जाती है। उधर बीस्ट की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी होती है। वह बुरी तरह घायल हो चुका था और अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। तभी बेल बीस्ट से कहती है कि अब मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। इस पर बीस्ट धीरे से कहता है कि अब मेरे जाने का समय आ गया है। यह सुनकर बेल उसे दिलासा देते हुए कहती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसी पल हम देखते हैं कि उस जादुई फूल की आखिरी पंखुड़ी भी गिर जाती है। जैसे ही वह पंखुड़ी जमीन पर गिरती है, बीस्ट पूरी तरह शांत हो जाता है और महल में मौजूद बीस्ट के सारे साथी जो कभी जिंदा चीजें थे वे भी उसी पल बेजान हो जाते हैं। बीस्ट को
मरता हुआ देखकर बेल टूट जाती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। उसी पल बेल अपने दिल की बात कह देती है। वह बीस्ट से कहती है कि वह उससे बहुत प्यार करती है और वह उसके और भी करीब आ जाती है। तभी वहाँ अगाथा पहुँच जाती है, वही अगाथा जिसे कभी गाँव वालों ने बाहर निकाल दिया था। असल सच यह था कि जादू करने वाली कोई और नहीं बल्कि खुद अगाथा ही थी। वह देखती है कि बीस्ट को सच्चा प्यार मिल चुका है और वह लड़की भी पूरे दिल से बीस्ट से प्यार करती है। यानी अब उस पर लगा श्राप खत्म हो चुका था। अचानक बीस्ट के चारों ओर तेज रोशनी फैलने लगती है। हर तरफ चमक और चमक दिखाई देने लगती है और देखते ही देखते बीस्ट एक खूबसूरत राजकुमार में बदल जाता है। यह देखकर बेल की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इसके साथ ही महल की सारी जादुई चीजें भी फिर से इंसान बन जाती हैं। वे सभी अपने असली रूप में लौट आती हैं। महल में मौजूद हर कोई खुशी से झूम उठता है। फिर बेल और बीस्ट सभी लोगों के बीच महल में नृत्य करने लगते हैं और इसी के साथ इस कहानी की एक खूबसूरत और खुशहाल समाप्ति हो जाती है।